चैप्टर 12 IS 37। सर इस चैप्टर का फंडा क्या है? आई होप सबने बेसिक की क्लास देख ली है अब तक। पीएनएल कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं। देखो हमारे पहले आईएएस के बारे में बता दो जिन बच्चों को नहीं पता। अकाउंटिंग हमारी एसीसीए में ना गवर्नड है, रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है। आप जो मर्जी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। You cannot account whatever you want. To do a proper accounting, we have certain rules and regulation which are given by our accounting body, International Accounting Standard Board IASB. उसके एक राइट लेग है इफ्रिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। एक उसका एक और काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल। उसने हमें आईएस दिए हैं और आईएफआरएस दिए हैं। आईएस होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर दो क्यों है? तो एक पुराने हैं, कुछ नए हैं, दोनों का मिक्स है। अभी आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो प्रोविजन की अकाउंटिंग को रेगुलेट कौन करता है? आईएस 37। तो आईएस 37 बच्चा बात करता है प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट। चलो आप में से कौन बताएगा प्रोविजन क्या होता है? कौन मुझे समझा सकता है व्हाट इज प्रोविजन? प्रोविजन क्या है? आइडिया है किसी को प्रोविजन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम और अमाउंट। प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है, पहली बात तो ये लायबिलिटी है। प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। या तो आपका टाइम अनसर्टेन है या तो आपका अमाउंट अनसर्टेन है, तब कोई चीज प्रोविजन बनती है। या तो लायबिलिटी, अगर मुझे किसी को पैसा देना है और मुझे पता नहीं कि कितना देना है, या देने अभी ये बात का पता नहीं कि कब देना है, तब प्रोविजन बनाया जाता है। देखो बड़ा सिंपल सा गेम समझो, पहले फंडा समझो। एसीसीए इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस रखो बच्चों। प्रोविजन क्या है? अकाउंट्स में, जिंदगी में जब आपको किसी को पैसा देना है, लायबिलिटी मतलब पैसे का देना है किसी को। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? पैसा देना है। और जब किसी को पैसा देना है और
अभी आप श्योर नहीं हो कि पैसा कब देना होगा या कितना देना होगा, तब हम उसका प्रोविजन बना लेते हैं। हम एक तरीके से फ्यूचर में होने वाले आउटफ्लो को आज ही क्या करते हैं, प्रोवाइड कर लेते हैं। एक आउटफ्लो जो हमारा साल भर बाद, 2 साल भर बाद हो सकता है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आज ही प्रोवाइड कर लेना। प्रोविजन मतलब प्रोवाइड कर लेना। अगर आज ही आपको पता लग जाए आज ही आपको पता लग जाए कि चावल के दाम बढ़ने वाले हैं, राइस के प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, आप क्या करोगे? आज ही स्टॉक अप कर लोगे, स्टोर कर लोगे। तो आज ही स्टॉकिंग अप करना प्रोविजन ही तो है। कोविड में क्या हुआ था? अपन सबने स्टोरिंग करना शुरू कर दिया था, भाई खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, दवाइयां स्टोर करने लग गए थे। तो इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम और अमाउंट। एक एग्जांपल से मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, एक एग्जांपल बनाए। 1 जन और ईयर एंड होता है 31 दिसंबर। एंड कब होता है? 31 दिसंबर। मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 जन को, एंड हुआ 31 दिसंबर को। ठीक है सर, समझे बात। नवंबर में क्या हुआ? मेरा एक एम्प्लॉय था, मेरा एक एम्प्लॉय था मिस्टर राजू। ठीक। नवंबर में मेरा एम्प्लॉय मिस्टर राजू सीढ़ियों से गिर गया। कहां से गिर गया? सीढ़ियों से। मेरी कंपनी की सीढ़ियों से वो गिर गया। राजू को लग गई चोट। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है, लेट से 2021। राजू ने कोर्ट में कर दिया केस। केस अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी तक सेटल नहीं हुआ। अगले साल जाके कहीं सेटल होगा। राजू जीतेगा या हम जीतेंगे, कोर्ट में केस चल। समझे कुछ? नवंबर में राजू गिर गया। राजू ने कोर्ट में केस कर दिया कि भैया मेरे को कंपनी की लापरवाही की वजह से, राजू ने कहा कि कंपनी के यहाँ पे जो स्टेयर्स थी वहां पे पहुंचा, पानी ढंग से नहीं था, सब बिखरा हुआ था, और मैं चल चल के आराम से आ रहा था और मैं फिसल गया और गिर गया। इसमें कंपनी की लापरवाही है, मुझे कंपनी से $10,000 का क्लेम चाहिए। उसने कंपनी के ऊपर कंपनसेशन कितने का ठोका हुआ है? $10,000। बट कंपनी भी चुप नहीं बैठेगी, कंपनी भी काउंटर कर रही है कि भैया राजू जी को डांस करने की आदत है, वो सीढ़ियों पे डांस कर रहे थे। तो राजू वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर एंड दैट्स व्हाई ही फेल फ्रॉम द फ्लोर स्टेयर्स। तो दोनों कंपनी फाइट कर रही हैं। ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। बट हमारा 31 दिसंबर अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, और 31 दिसंबर को हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताइए क्या सवाल आता है मन में? अभी ये सारा सिनेरियो आपके सामने मैंने रख दिया। आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं, कोई मन में सवाल, कोई दुविधा? कंपनी अपनी इमेज खराब करेगी? कंपनी अपनी इमेज खराब नहीं करेगी। तो ऐसे तो कंपनी के पास हर कोई आके क्लेम लेने लग जाएगा कि भैया तुम्हारी इमेज की बात है। अगर मतलब जतिन तुम्हारी इमेज पे बात आ जाए तो कुछ भी कर जाओगे। तो फिर तो हम टाटा वालों पे केस डाल देते हैं। बताइए। 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2022। सबसे पहले, सबसे पहले क्या प्रोविजन बनाए या नहीं बनाए?
2021 में प्रोविजन बनाई या नहीं बनाई, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा आना चाहिए। आपका फ्यूचर में एक लाइबिलिटी है $10,000 जाने की, क्या आज ही उस लाइबिलिटी के लिए प्रोवाइड करें या ना करें, पैसा अभी से इकट्ठा करें या ना करें? शुड वी मेक प्रोविजन इन 2021 फॉर द लाइबिलिटी टू बी इनकर्ड इन 2022? क्या प्रोविजन आज बनाए या नहीं बनाए? तो इसके लिए IAS 37 एंट्री करता है, कहता है आप नहीं डिसाइड करोगे प्रोविजन बनाए या ना बनाए, मैं बताऊंगा। और IAS 37 ने कहा तीन कंडीशन चेक करो, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो प्रोविजन बनेगा। पहला है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा है प्रोबेबल आउटफ्लो, और तीसरा है एक्सपेंस इज मेजरेबल। कहते हैं भैया ये तीनों बातें अगर फुलफिल हो रही हैं तो प्रोविजन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने प्रोविजन नहीं बनाया तो IAS 37 को वायलेट कर दिया। सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब वो जो इवेंट है वो कब हुआ हो, प्रेजेंट में। क्या ये हमारे अकाउंटिंग ईयर में गिरा है, 2021 में गिरा है? क्या ऑब्लिगेशन करंट ईयर में प्रेजेंट है? ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी टू पे, ड्यूटी टू डू समथिंग, आई एम ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग फॉर यू। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या ऑब्लिगेशन नवंबर में है। आउटफ्लो प्रोबेबल है कि नहीं? इज आउटफ्लो प्रोबेबल? सर प्रोबेबल का मतलब मेरे हारने के चांस जीतने से कम है, सॉरी ज्यादा है, हारने के चांस जीतने से ज्यादा है। सर ये कैसे पता लगेगा? तो इसको कहते हैं मोर देन 50%, ये हमारा लॉयर बताएगा। तो ये हमेशा क्वेश्चन में बता रखा होगा। अगर 50% से ज्यादा चांस है कि आप केस हारोगे, लेट से आपने लॉयर को फोन मिलाया, भाई क्या लग रहा है राजू जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो लॉयर ने बताया राजू जी के पास काफी एविडेंस है और केस उनकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है, कंपनी की इमेज खराब हो रही है। कंपनी की इमेज खराब हो रही है, इस वजह से हमें लग रहा है कि केस तो हम हारेंगे, 70-80% चांस है कि केस हम हारेंगे, ठीक है। तीसरा कहता है एक्सपेंस मेजर हो सकता है। अगर अगर आप अकाउंट्स में मेजर ही नहीं कर सकते तो डेबिट क्रेडिट क्या करोगे, अमाउंट क्या लिखोगे, कितना पैसा मांग रहा है? तो मेजर भी हो रहा है, कितना मांग रहा है, 10,000। क्या हमारे इस केस के अंदर तीनों कंडीशन फुलफिल है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो और एक्सपेंसेस मेजरेबल माय फ्रेंड। और जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो 2021 में प्रोविजन बना दो। और प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन की एंट्री होती है डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। $10,000, 10,000। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। आपका खर्चा है पैसा देना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को पैसा देना आपका खर्चा है, तो करंट ईयर में आप खर्चा रिकॉर्ड कर दोगे, ये जाके आपके P&L को कम कर देगा। बट अभी आपने पैसा तो पे नहीं किया है, तो एक लाइबिलिटी बना लोगे बुक में, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस करके लाइबिलिटी बन जाएगी। अगली बार जब पे करोगे लाइबिलिटी, आप रेंट एंट्री क्या करते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग की, रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। फिर अगली बार जब पे करते हो तो रेंट आउटस्टैंडिंग टू कैश। तो सेम ही तो है, एम्प्लॉय कंपनसेशन हमारा खर्चा है, एम्प्लॉय कंपनसेशन, हमें एम्प्लॉय को कंपनसेट करना पड़ रहा है इंजरी की वजह से, डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन, और भी पे नहीं किया है। अभी हमने इसको क्या मान लिया, करंट ईयर का खर्चा,
It is similar to treatment of expense incurred but not paid. जैसे आप अपने 11th 12th में अकाउंटिंग करते थे ना, एक्सपेंस इनकर्ड बट येट नॉट पेड, आपकी लाइबिलिटी इनकर हो चुकी है बट आपने पे नहीं करी है, वैसा ही कुछ प्रोविजन को अपन मानते हैं कि लाइबिलिटी 2021 की है बट हम पे कब करेंगे? 2022। एक्सपेंस टू प्रोविजन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, नोट कर लो, यहां तक करना है किसी को, जल्दी से मेरे से पूछो, यहां तक कोई भी मन में सवाल हो। देख लो जल्दी से यहां तक। नोट कर लो इसको, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, नोट साथ साथ कर लिया करो बच्चों। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम और अमाउंट। देखो, कॉपी किताब बंद कर दिया करो, एक बहुत अच्छी बात बार बार मैं आपको बोलता हूँ, कॉपी किताब बंद कर दिया करो और कंसेप्ट को विजुलाइज किया करो। देखो मेरे को, कॉपी किताब बंद कर दो, देखो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मेरे पास कोई कॉपी किताब नहीं है। आपने मेरे को मोस्टली देखा होगा कि मैं कोई किताब का रेफरेंस लेता नहीं हूँ पढ़ाते वक्त, तो ऐसा नहीं है कि मैंने रट्टा मार रखा है, थोड़ा बहुत समझ रखा है। आप लोग को भी वही चीज करना है कि आपको कॉपी किताब की जरूरत ही ना पड़े, आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए। स्टार्ट करो टॉपिक को। आईएस 37 प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइम और अमाउंट। प्रोविजन बनाने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब वो ऑब्लिगेशन जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में अकर हुई हो, जो प्रेजेंट हो। प्रोबेबल आउटफ्लो, मतलब 50% से ज्यादा हमारे हारने के चांस हो, जीतने के चांस हमारे कम हो। पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन बताएगा। हम कोई लॉयर नहीं है, हम अकाउंटेंट है, हमें तो अकाउंटिंग करनी है। तीसरी चीज, क्या जितना खर्चा है वो मेजर हो सकता है? अगर मेजर हो पाएगा, मतलब कोई फिगर अगर उसकी निकल सकती है, कोई अमाउंट उसका कैलकुलेबल है, तभी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, वरना कर ही नहीं सकते। अगर आपके ऊपर कोई खर्चा है जो आप यही नहीं बता सकते कि कितना खर्चा आपके ऊपर इनकर होगा, तो क्या अकाउंटिंग करोगे उसकी? तो ये तीनों चीज फुलफिल होती हैं तब प्रोविजन बनता है। सर प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? तो प्रोविजन की एंट्री एक सेम वही कंसेप्ट है जो आप किसी भी खर्चे की एंट्री करो,
देखो प्रोविजन की एंट्री को लेकर ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर आपने कोई नया नया डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट पढ़ा दिया। मैंने कुछ आपको नया डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाया। ये वही कंसेप्ट है जो आप अपने 11th 12th में एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। जब कंफ्यूज हो सिंप्लीफाई करो चीजों को पुराने कंसेप्ट से जोड़ो। एक्सपेंस टू प्रोविजन, एक्सपेंस नाम में क्या रखा है? प्रोविजन मतलब आउटस्टैंडिंग, येट टू बी पेड। एक्सपेंस मतलब कोई भी खर्चा। प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन हम बनाते हैं जब हमें किसी बाहर वाले को पैसा देना होता है। रिजर्व जब बनाते हैं तब हमें अपने को पैसा देना होता है। रिजर्व बनता है शेयर होल्डर्स के लिए, डिविडेंड बांटने के लिए। रिजर्व बनता है प्रॉपर्टी के गेन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिजर्व एक मतलब रिजर्व क्या है? रिजर्व करते हैं हम अपने लिए और प्रोविजन बनाते हैं दूसरों के लिए। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलो या रिवैल्यूएशन सरप्लस बोलो, भगवान के कई नाम है। कान्हा बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो या निशान बोलो, एक ही बात है। यहां तक मुद्दा समझ आता है? नोट कर लो जल्दी जल्दी से। कोई डाउट किसी को तो पूछो। देखो लाइव क्लासेस का फायदा यही है, आप जितना मेरे से डाउट पूछोगे आपका क्लैरिटी होगा, इंप्रूव होगा। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अपना ECCA में 13 ही तो पेपर है। 2.5-3 साल की तो मेहनत है और आज की डेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट हाँ, दो तरीके के बच्चे होते हैं। मेरी टीचिंग अभी तक मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने दो तरीके के बच्चों को डील किया है मोस्टली। एक बच्चा जिसको कंसेप्ट समझाया जाए उसको समझ आ जाता है पहली बारी में, और फिर वो उस कंसेप्ट को समझ के विजुलाइज कर लेता है। बट एक जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा विजुलाइजेशन में दिक्कत रहता है। उनका पढ़ने का टेक्निक क्या होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वो 50 क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर उन्हीं 50 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ गया तो ठीक हो जाएगा, बट अगर 51 आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो वो अप्रोच से अगर आपको लग रहा है कि सर मैं वही स्टूडेंट हूँ जो क्वेश्चन स्पेसिफिक चलता है, अगर सेम आ गया तो कर जाऊंगा वरना नहीं कर पाऊंगा, तब ACCA में दिक्कत आई। अभी मैं खुद अभी बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई बोले ना बोले बट ये ट्रूथ है। तो आपको विजुअलाइजेशन पे वर्क करना। सर विजुअलाइजेशन कैसे? मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कैसे वर्क करो, तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अपनी कॉपी किताब पे नोट्स बना करो, बल्कि बेटर है कि आप अपने वर्ड प्रोसेसर पे लिखो। एक आपके पास अगर लैपटॉप है, वरना कॉपी पे भी लिख सकते हो, आप सब बंद करो और खुद के हाथ से नोट्स बनाओ और फिर अपने क्लास नोट से कंपेयर करो, बुक से कंपेयर करो कि सर हमने कितना मैच हुआ नहीं हुआ। किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझे शेयर कर दो, मैं देख के बताऊंगा कि आपने कितना अच्छा विजुअलाइजेशन किया। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल के सारे सारे कंसेप्ट बहुत जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करो, कंसेप्ट पे फोकस रखो। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, एक्सपेंस इज मेजरेबल, एंट्री है डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। चलो अब यहाँ से नोट कर दो, जो रह गया बाद में कर लेना। यहाँ से नोटिंग शुरू करो। अब बारी बारी मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले समझा रहा हूँ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसमें भी थोड़ी बातें हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कहता है दो तरीके की ऑब्लिगेशन हो सकती है। दो तरीके की ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कवर्ड है। एक ऑब्लिगेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, और एक आपको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दो तरीके की होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट से आई हो, ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन जो समझौते से आई हो, एग्रीमेंट से आई हो, उस ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं?
कॉन्ट्रेक्चुअल। मेरे ऊपर वाले केस में एम्प्लॉय को गिरने पे जो मैं इंजरी एम्प्लॉय अगर गिर गया और मुझे जो कंपनसेशन देना पड़ रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि नहीं? जब आप एम्प्लॉय को रखते हो तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हमारी लापरवाही से अगर आपकी हेल्थ को, सेफ्टी को कोई नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? हम देंगे। या आपकी गलती से कंपनी को कोई नुकसान होगा तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? आप दोगे। तो इस टाइप की ऑब्लिगेशन मेरे पे, ये जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन आई क्यों? क्योंकि ये है कॉन्ट्रेक्चुअल। बट सारी ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होती। कई बार कुछ ऑब्लिगेशन आप पे कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी ऑब्लिगेशन। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन कैसे आ सकती है? अगर मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी से वादा किया है, किसी से समझौता किया तभी तो ऑब्लिगेशन आ सकती है। बिना कोई वादे के, बिना कोई समझौते के, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट के आप कह रहे हो ऑब्लिगेशन आ जाएगी मेरे ऊपर? हाँ, आ सकती है। उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो हमारी बुक में डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल सी है। कहता है वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द यूजर ड्यू टू द पास्ट कंडक्ट। आगे समझ। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन को समझाने के लिए ऐसे समझो, आपके घर के आसपास कोई फूल वाला बैठता है? देखा आपने कोई आसपास फूल? कौन सा फूल अच्छा लगता है आपको? रोज? रोज? गुलाब? किसको देना है? किसी को नहीं देना, तो अच्छी बात है। तो मान लो गुलाब का फूल आपको अच्छा लगता है, आप डेली जाते हो, 10 रुपए का वो गुलाब का फूल देता है, आप 10 रुपए लेते हो और डेली उससे जाके गुलाब का फूल लेके आते हो। आपका डेली का हैबिट है कि गुलाब का फूल दिया, लिया और चढ़ा दिया। किसको चढ़ाया वो आपकी श्रद्धा है। तो आप डेली जाके एक गुलाब का फूल लेते हो। अब देखो, आप जाके उस दुकानदार से गुलाब का फूल ले रहे हो। एक बार बताओ, उस दुकानदार को क्या लगेगा? रेगुलर कस्टमर है। वो दुकानदार ये सोचेगा कि भैया ये तो कल भी आएंगे, भैया ये तो परसों भी आएंगे। आपके बार बार जाने से उस दुकानदार के मन में क्या हो गया? उस दुकानदार के दिमाग में ये बात क्रिएट हो गई कि भैया डेली आते हैं। तो क्या आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो गई? आपके कंडक्ट से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो गई कि आपको अब हर दिन जाना है और 10 रुपए? तो आपको हर दिन पहले ही 10 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 रुपए की चीज लेके आते हो तो आपके पास हर दिन 10 रुपए होने चाहिए ना। तो आपको पहले ही मम्मी से, घर वालों से 10 रुपए हर दिन लेने पड़ेंगे कि यार रोज देना है, लेके रोज मम्मी रोज लेने जा रहा हूँ, किसी को देना है। वो बात अलग है कि मम्मी उसके बाद क्या क्या दे दे आप लोग को। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता है कि आपका पास्ट कंडक्ट कैसा है। आप अगर इस तरीके से डेली करते आ रहे हो तो उस वजह से कस्टमर के माइंड में कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देखो, अगर कोई चीज कंपनी करती आती है ना तो कस्टमर को लगता है कि कंपनी की पॉलिसी है, इवन दो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। देखो कई बार क्या होता है, आप सेकेंड हैंड फोन खरीदते हो, वो सेकेंड हैंड फोन वाला क्या कहता है, भैया कॉन्ट्रैक्ट तो कुछ नहीं है बट 6 महीने तक कोई दिक्कत आएगी ना मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगा। तो वो जो वारंटी है वो क्या है? एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्लिगेशन चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, दोनों ही ऑब्लिगेशन को क्या करना है? प्रोविजन बनाना है। एक इंसान पे दो तरीके से ऑब्लिगेशन आ सकती है। ऑब्लिगेशन मतलब पैसे देने की लायबिलिटी। मेरे ऊपर दो तरीके से ऑब्लिगेशन हो सकती है, या तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ब्रीच कर दिया, या मैं पास्ट कंडक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया बट मैं डेली एक हैबिचुअल एक चीज करता हूं, डेली मैं हैबिचुअल एक चीज करता हूं, उस वजह से सामने वाले को लगता है कि ये डेली वही चीज करते हैं तो आगे भी करेंगे। तो उसको आगे भी करने की जो उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। वरना मेरी गुडविल, मेरी इमेज खराब हो सकती है। वेरी गुड।
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को लिख लो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मैं इसकी लीगल डेफिनेशन लिख देता हूं। वैलिड एक्सपेक्टेशन in the mind of customer due to past conduct. Valid expectation in the mind of customer due to past conduct. Valid expectation in the mind of customer due to past conduct. अभी तक बात समझ आती है? कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। आगे देखो। प्रोबेबल आउटफ्लो पे सर कुछ बोलना है आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। प्रोबेबल आउटफ्लो में जितना पढ़ा है मेरे F3 के लिए सफिशिएंट। क्या पढ़ा है कि 50% से ज्यादा चांस हारने की। बट ये जो एक्सपेंस इज मेजरेबल बताया ना, इसमें मुझे कुछ पढ़ाना है। यहाँ पे ना दो अप्रोच है। कहता है इवेंट क्या है, वन ऑफ इवेंट या न्यूमरस इवेंट। एक्सपेंस इज मेजरेबल में कहता है वन ऑफ इवेंट है या न्यूमरस इवेंट है। वन ऑफ इवेंट में हम लेते हैं मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम, और न्यूमरस इवेंट में एक्सपेक्टेड वैल्यू। वन ऑफ इवेंट में मोस्ट लाइकली आउटकम और न्यूमरस इवेंट में क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेंस इज मेजरेबल में एक होता है वन ऑफ इवेंट और एक होता है न्यूमरस इवेंट। अगर वन ऑफ इवेंट है तो आप लोगे मोस्ट लाइकली आउटकम, और न्यूमरस इवेंट है तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लोगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलता है आपका आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस, मतलब जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी को प्लस करते जाओगे मल्टीप्लाई करके। वन ऑफ इवेंट इज मोस्ट लाइकली आउटकम और न्यूमरस इवेंट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका निकलता है आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। कुछ आया समझ? अभी तो समझाया ही नहीं। देखो
मेरे ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, राइट? इसको कहेंगे वन ऑफ इवेंट। तीनों में से कोई एक आउटकम हो सकता है। जब कोई एक ही आउटकम हो सकता है तब अपन तीनों में से कौन सा लेते हैं? मोस्ट लाइकली। अगर मैक्सिमम कंपनसेशन मुझे देना पड़ा, लेट से मैंने अपने वकील से पूछा, वकील, लॉयर साहब, क्या पॉसिबिलिटी है? कह रहा केस तो आप हारोगे, बट अगर कम से कम में छूटे तो आपको देने पड़ेंगे $2000। कम से कम में छूटे तो कितना देना पड़ेगा? $2000। और ज्यादा से ज्यादा देना पड़ा तो कहता है ज्यादा से ज्यादा देना पड़ा तो $10,000। और सबसे ज्यादा पैसे जाने के चांस है $6000। बताओ प्रोविजन किस पे बनाओ? 2 पे, 6 पे, 10 पे? 10 पे। एक्सट्रीम पे प्रोविजन नहीं बनते हैं। माना कि अकाउंटेंट प्रूडेंट है, बट कॉमन सेंस तो रखेंगे। आप एक बार बताओ, आप तैयारी किसकी करते हो, एक्सट्रीम की या नॉर्मल चीजों की? एक्सट्रीम की तैयारी करते हो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ये सोचते हो कि अर्थक्वेक आ जाएगा। आप तो यही सोचते हो ना कि घर से बाहर निकलोगे तो वापस आ जाओगे घर में। हमारा अकाउंट्स भी वही कहता है कि आपको 3 सिनेरियो है, बट सबसे ज्यादा होने के चांस किसके हैं? एवरेज के, मोस्ट लाइकली आउटकम 6000 के। भैया तुम ये भी मत सोचो कि तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा, सिर्फ 2000 में छूट जाओगे। ये भी मत सोचो कि मैक्सिमम पैसा लगेगा। ये सोचो कि जो नॉर्मल होने के, जिसके होने के सबसे ज्यादा चांस है ना, वो लो। हाँ, अगर यही वकील कहे कि मैक्सिमम के होने के सबसे ज्यादा चांस है तो अपन क्या ले लेते? 10,000। जिस इवेंट के, जिस, देखो तीनों में से कोई एक होगा, तीनों एक साथ तो नहीं होंगे। मैं केस हारूंगा, या तो 2000 देने पड़ेंगे, या 10,000 देने पड़ेंगे, या 6000 देने पड़ेंगे। तीनों में से कोई एक अमाउंट देना पड़ेगा। मैं कौन सा लूं अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो? एवरेज 6 था। वन ऑफ इवेंट। बट दूसरा वाला थोड़ा देखो, न्यूमरस इवेंट मतलब एक साथ 2-3 चीजें हो सकती है, एक साथ तीनों चीजें होंगी इसमें। इसका एग्जांपल जनरली होता है वारंटी। मान लो मैंने प्रोडक्ट्स पे वारंटी दी, तो जब आप वारंटी देते हो तो मान लो मैंने 6 महीने के लिए वारंटी दी, तो क्या मेरे पे कोई भी कस्टमर, अगर मेरे गुड्स खराब होंगे तो कस्टमर वापस करेगा तो मुझे रिपेयर करके देना पड़ेगा उसे? मेरे पास 3 कैटेगरी आती है, नो डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट और मेजर डिफेक्ट। अगर मैंने 1 लाख आइटम बेचे तो नो डिफेक्ट मतलब मेरा कोई खर्चा नहीं आएगा कुछ आइटम पे। नो डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगी, लेट्स से 20%। तो आपके 20% आइटम पे डिफेक्ट कितना आता है? जी। माइनर डिफेक्ट मतलब छोटे मोटे ठीक कर खराबी, कस्टमर को छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, हमने ठीक करके दे दी, वो मान लो $10,000 का खर्चा आएगा। और छोटे मोटे डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी ले ले? लेट्स से छोटे मोटी की है 60% या 70%। मैंने जितने गुड्स बेचे हैं उसमें से 70% गुड्स में क्या आ जाता है? माइनर डिफेक्ट। मेजर डिफेक्ट मतलब मोटा खर्चा $30,000। और प्रोबेबिलिटी कितनी बची है? 70 और 20, 10%। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 100 होता है। ये सिनेरियो है। बताओ प्रोविजन कितने पे बनाए? कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा तो मेरा कोई खर्चा नहीं होगा, 20%। माइनर डिफेक्ट मतलब मेरा खर्चा कम होगा, 70% गुड्स। मेजर डिफेक्ट मतलब मेरा खर्चा रिपेयर में ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करना पड़े, 10% गुड्स। ये जो लैपटॉप सेल करते हैं, ये जब लैपटॉप बेच देते हैं, मान लो एचपी वाले, लिनोवो वाले ये लैपटॉप बेचते हैं, फोन वाले, इन्होंने अगर साल में 1 लाख लैपटॉप बेचे तो तुम्हें क्या लगता है सारे के सारे लैपटॉप इनको वापस आ जाते होंगे? खराब है। उसमें से कुछ लैपटॉप तो उनके बिल्कुल ठीक चलते होंगे, कुछ में छोटी मोटी कस्टमर को प्रॉब्लम आती होगी, कस्टमर फोन करवा के रिपेयर करवा के कस्टमर एग्जीक्यूटिव को घर पे भेज देते हैं। आजकल ऑन साइट वारंटी होती है, वो घर पे आके ठीक करके चला जाता है।
कुछ ही का दुक्का प्रोडक्ट ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल ही खराब है, रिप्लेस कराना पड़ता है। तो बच्चों इसमें हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, 0 × 20% प्लस 10,000 इंटू 70% प्लस 30,000 इंटू 10%। अब जो अमाउंट आएगा उसका क्या बनेगा, प्रोविजन। तो कितना आ रहा है बताओ जरा, 0, 70% 7,000 और 3,000 10,000 आ रहा है। इसका क्या बन जाएगा, प्रोविजन। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट फॉर डिफेक्ट 10,000। इस एग्जांपल को नोट कर लो, ये अपने न्यूमरस इवेंट के नीचे एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे अभी तक इस एरिया में, बट जब एक दो क्वेश्चन है और जब भी पूछेगा मुझे लगता नहीं काफी बच्चे ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कई बच्चों को ये कंसेप्ट इतने डिटेल में नहीं बताए जाते हैं। थोड़ा समझ लो इनको, ये आपके आगे भी काम आते हैं। अभी तक चीजें समझ आ रही हैं सबको? प्लीज एक बार बताओ मेरे को सारे। सृष्टि, पृष्ठा, सृष्टि, कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। एक और बात, प्रोविजन लाइबिलिटी है, और आपको मालूम है लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन को कहां दिखाओगे, करंट लाइबिलिटी में या नॉन करंट लाइबिलिटी में? नॉन करंट या करंट? कैसे बोला तुमने नॉन करंट, किस लॉजिक से बोला? ट्वेल्थ क्लास में कैश फ्लो के क्वेश्चन में प्रोविजन को नॉन करंट लाइबिलिटी में कहां दिखाते थे? कैश फ्लो में तो प्रोविजन को अपन दिखाते ही नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रोविजन को एडजस्ट कर देते हैं, वहां से तो लॉजिक नहीं निकलता नजर आ रहा मुझे तो। ध्यान रखो, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों में से कहीं भी दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है लाइबिलिटी कब की है। अगर एक साल के अंदर पे होनी है तो करंट लाइबिलिटी, और एक साल से ज्यादा में पे होनी है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये भी एग्जाम में टेस्ट हुआ है। प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होता है, ये बात हमें मालूम है,
रेंट आउटस्टैंडिंग हमें लाइबिलिटी होता है, बट अगर 1 साल में पे करना है हमें रेंट, तो वो क्या बन जाएगा, करंट लाइबिलिटी। और अगर 1 साल से भी ज्यादा में, विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट करंट ईयर, जो आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर से, और यहाँ पे मोर देन 12 months. Provision is a liability, current or non-current, within 12 months from end of reporting date or more than 12 months.